पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉमस हार्डी पर की बायोग्राफी और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उन पर आधारित एमसीक्यूज। ये सभी एमसीक्यूज हमने सुधीर के अरोड़ा वाली बुक से उठाई हैं, जिसको हम बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, इसमें बोला गया है हु क्लासिफाइड बेसेक्स नॉवेल अंडर द हेड्स, यानी कि किसने बेसेक्स उपन्यासों को तीन भागों में बांटा था। वो तीन भाग हमारे कौन कौन से थे? नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट पहला भाग था, दूसरा रोमांसेस एंड फैंटेसीज और तीसरा नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट। इन तीन भागों में जो है अपने उपन्यासों को बांटने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो टॉमस हार्डी स्वयं थे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हार्डी हिमसेल्फ। टॉमस हार्डी ने स्वयं ही अपने उपन्यासों के विषय और शैली के आधार पर इन तीन श्रेणियों में अपने बेसेक्स उपन्यासों को डिवाइड किया था। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है हु हैज क्लासिफाइड हार्डीज नॉवेल अंडर द हेड्स। अब पूछा यह गया है कि जैसे पास्टोरल ट्रेजेडीज है, पास्टोरल कॉमेडीज है, इसके बाद पास्टोरल रोमांसेस है, पास्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हार्डी के उपन्यासों को पास्टोरल ट्रेजेडीज, पास्टोरल कॉमेडीज, पास्टोरल रोमांसेस एंड पास्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा में किसने बांटा? तो वो कौन थे? एसी रिकेट्स से। हमारे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एसी रिकेट्स। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे? एक आलोचक थे एसी रिकेट्स, जिन्होंने हार्डी के ग्रामीण यानी कि पास्टोरल जीवन पर आधारित उपन्यासों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया था। इसके बाद तीसरे नंबर का अगर हम क्वेश्चन बात करें तो कौन सा है? हु फेल इल विद प्लेजरी इन दिसंबर 1927 एंड डाइड इन जनवरी 1928। दिसंबर 1927 में प्लेजरी से बीमार पड़े और जनवरी 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति कौन थे? वो भी टॉमस हार्डी थे। ध्यान बनाए रखना, 1927 में इनको प्लेजरी की बीमारी हो गई और जनवरी 1928 में ये मर गए थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक्चुअली ये प्लेजरी की बीमारी क्या होती है? फेफड़ों में बीमारी हो जाती है और फेफड़ों में बीमारी के कारण 1928 में इनका देहांत हो गया था। अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बोला गया है कि हुज फ्यूनरल बिकेम कंट्रोवर्शियल व्हेन हिज एग्जीक्यूटर सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल वाज इंसिस्टिंग, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, वाज इंसिस्टिंग फॉर द ब्यूरियल इन द एवेज पोएट कॉर्नर while his family and friends wished him to be buried at Stinsford in the same grave as his first wife Emma। बोला गया है कि किस लेखक के अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद हुआ कि, और विवाद क्या था कि इनको पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिंस्टर अबे में दफनाया जाए या स्टिन्सफोर्ड में दफनाया जाए। तो ये कौन थे? टॉमस हार्डी ही थे। एक्चुअली हुआ क्या था इसमें, इनके एक एग्जीक्यूटर सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल ये थे, ये चाहते थे कि हार्डी को पोएट्स कॉर्नर में दफनाया जाए, जबकि इनका जो परिवार था, इनका जो फैमिली था, इनके लिए स्टिन्सफोर्ड में इनकी जो पहली पत्नी थी जिनका नाम एमा था, उनकी कब्र के पास दफनाना चाहता था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है हार्डीज रिलीजियस बिलीफ आर द मिक्सचर ऑफ। जो हार्डी की धार्मिक मान्यताएं किसका मिक्सर थी? तो किसका मिक्सर थी? एग्नोस्टिसिज्म और स्पिरिटिज्म का मिक्सर थी। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो हार्डी थे उनकी धार्मिक मान्यताएं तो आपको पता लग गई, इन दोनों का मिक्सर थी, जिसमें एग्नोस्टिसिज्म और स्पिरिटिज्म दिखाया गया था। अब ये होता क्या है? तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। हार्डी ना तो पूरी तरीके से आस्तिक थे और ना ही पूरी तरीके से नास्तिक थे। वे ईश्वर को लेकर के बड़ा संशय में रहते थे और संशय को हम कहते हैं एग्नोस्टिक, इसीलिए एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है, और आत्मा और आध्यात्मिक शक्तियों में भी विश्वास रखते थे, इसलिए हम कहते हैं स्पिरिटिसिज्म। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन था, समझ गए ना? पूरी तरीके से ना तो ये आस्तिक थे हार्डी और ना नास्तिक थे। वे हमेशा भगवान को लेकर के, ईश्वर को लेकर के संशय में रहते थे, इसीलिए इनको एग्नोस्टिसिज्म बोला गया। अब दूसरी तरफ इनका जो विश्वास था वो आत्मा आध्यात्मिक शक्तियों में भी ये विश्वास रखते थे, तो इसीलिए स्पिरिटिज्म बोला गया। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप ध्यान बनाए रखोगे। ठीक,
6 नंबर पे क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर पे बोला गया डिस्प्लेट रेमेडीज 1871 में ये पब्लिश हुई थी, बाद द रिजल्ट ऑफ द इंस्पायरेशन फ्रॉम। डिस्प्लेट रेमेडीज किससे प्रेरित होकर के लिखा गया था? तो जॉर्ज मेरेडिथ से प्रेरित होकर के इन्होंने लिखा था। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए हार्डी का पहला उपन्यास था जो जॉर्ज मेरेडिथ की लेखन शैली से प्रभावित था, ये ध्यान बनाए रखना। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला गया है विच नॉवेल इज द रिजल्ट ऑफ हार्डीज कोर्टशिप विद हिज फर्स्ट वाइफ। दिस इज द ओनली नॉवेल दैट इज विदाउट द टच ऑफ हिज पेसिमिज्म। हार्डी की पहली पत्नी से प्रेम यानी कि कोर्टशिप का परिणाम कौन सा उपन्यास था? यह एकमात्र ऐसा उपन्यास था जिसमें निराशावाद नहीं है, तो वो था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये उपन्यास, ये जो इनका नॉवेल था वो ऐसा माना जाता है कि आशावादी नॉवेल है। जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ भी आएगा। और जबकि हार्डी सामान्यतः जितने भी नॉवेल लिखते थे उसमें पेसिमिज्म दिखाया जाता था, लेकिन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो इनका नॉवेल था वो पेसिमिज्म से बिल्कुल भी अलग था। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है? इसमें बोला गया है दिस वाज द नॉवेल इन विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड द सेक्स। He became so popular that Hardy thought of pursuing the literary career and giving up architectural work. Which novel? किस उपन्यास में पहली बार बेसेक्स को प्रस्तुत किया गया और जिसकी सफलता के बाद हार्डी ने अपने जो इनका प्रोफेशन था आर्किटेक्चर का उसको छोड़ दिया, तो वो क्या था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है। और इस उपन्यास की लोकप्रियता ने हार्डी को हमेशा के लिए लेखक बना दिया। फिर इन्होंने जो आर्किटेक्चरल वाला वर्क था इसको हमेशा के लिए क्या कर दिया था? बाय बाय कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना इस चीज को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ टेस ऑफ द अबरविल्स। जो टेस ऑफ द अबरविल्स है इसका सब टाइटल आपको बताना है, उप शीर्षक बताना है। तो इसका उप शीर्षक था अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है? बोला गया है फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स ज्यूड द ऑब्सक्योर वाज ऑफन रेफर्ड टू एज। ज्यूड द ऑब्सक्योर को सेक्स की खुली चर्चा के कारण यानी कि खुली चर्चा का कारण कहा गया था। तो इसमें बेसिकली यह बात कही गई थी जो ज्यूड द ऑब्सक्योर था, इसमें टॉमस हार्डी ने सेक्स को लेकर के एकदम अपने खुले विचार प्रस्तुत किए थे, जिसके कारण इस नॉवेल को ज्यूड द ऑब्सीन भी बोला गया था। और यह बड़ा क्रिटिसाइज किया गया इनका नॉवेल, जिसके बाद इन्होंने हमेशा उपन्यास को लिखना बंद कर दिया कि आज के बाद अब हम कभी भी उपन्यासों को नहीं लिखेंगे। तो ज्यूड द ऑब्सीन बोला गया था। इस उपन्यास की नैतिक और सामाजिक मान्यताओं पर चोट के कारण इनकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी। ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उन्होंने बोला हु आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड द ऑब्सक्योर के हीरो और हीरोइन कौन है? तो ज्यूड फाउले और सू ब्राइडहेड को दिखाया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्यूड फाउले एंड सू ब्राइडहेड दोनों समाज की कठोर परंपराओं का शिकार दिखाए जाते हैं। अगला क्या है? 12 नंबर की अगर हम बात करें तो 12 नंबर में क्या बोला गया है? डिस्प्लेट रेमेडीज द हैंड ऑफ एथलबर्टा एंड अ लाउडिशियन कैन बी अंडर द कैटेगरी ऑफ। 3 नॉवेल का नाम दिया गया है। ठीक है, 12 नंबर पे ये जो तीनों नॉवेल हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं आपको ये बताना है। कौन कौन से? डिस्प्लेट रेमेडीज, द हैंड ऑफ एथलबर्टा, अ लाउडिशियन किस श्रेणी में आते हैं? तो ये नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में क्योंकि हार्डी ने खुद अपनी नॉवेल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसमें से एक कैटेगरी ए भी थी, तो उसी कैटेगरी में डिस्प्लेट रेमेडीज, हैंड ऑफ एथलबर्टा और लाउडिशियन को रखा गया था। तो ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में ये तीनों नॉवेल रखे गए हैं। अब 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, द ट्रम्पेट मेजर, टू ऑन अ टावर एंड द वेल बिलव्ड आर इंक्लूडेड इन। यानी कि इन तीनों की बात कर ली गई है। ये किस श्रेणी में आते हैं?
अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ट्रम्पेट मेजर, टू ऑन अ टॉवर, वेल बिलव्ड, ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये रोमांसेस और फैंटेसीज की श्रेणी में आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रोमांसेस एंड फैंटेसीज। अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है डिक डेवी एंड फैंसी डे अपीयर्स इन। ये जो डिक डेवी और फैंसी डे किस उपन्यास के पात्र हैं, कौन से उपन्यास के ये कैरेक्टर हैं? तो ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री के कैरेक्टर हैं, उसमें दिखाए जाते हैं डिक डेवी और फैंसी डे, ये दोनों कैरेक्टर अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसमें यह बताया गया स्टीफन स्मिथ इज अ यंग आर्किटेक्ट हु फॉल्स इन लव विद एल्फ्राइड द ब्लू आई डॉटर ऑफ द विकार, इन विच नॉवेल ऑफ हार्डी डज ही अपीयर। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फ्राइड से प्रेम करने वाला युवक एक युवा आर्किटेक्ट जो स्टीफन स्मिथ उसका नाम था, किस उपन्यास में है? तो ये स्टीफन स्मिथ कौन से उपन्यास में दिखाया जाता, जो किससे प्रेम करता हुआ दिखाया गया इस उपन्यास में? अल्फ्राइड से। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी ऑप्शन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाथसेबा इज द हीरोइन ऑफ, बाथसेबा किसकी हीरोइन दिखाई जाती है, कौन से उपन्यास की नायिका दिखाई जाती है? तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की, बी ऑप्शन हो जाएगा, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, जो कि 1874 में आया था, ध्यान बनाए रखना। इससे पहले इनके 3 नॉवेल आ चुके थे, डिस्पेट रेमेडीज 1871 में, अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में, और ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इनका इंपॉर्टेंट नॉवेल था जो कि 1874 में आया। इसके बाद भी आए थे बहुत सारे, द हैंड ऑफ एथलबर्टा, रिटर्न ऑफ द नेटिव, तो बहुत सारे नॉवेल हैं, इनके नॉवेल्स को भी आप याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द एंड ऑफ द नॉवेल बाथसेबा फेल इन लव विद सर्जेंट ट्रॉय एंड मैरिड हिम, बट ही डेजर्ट हर, देयर इज वन लवर नेम्ड बोल्डवुड हु मर्डर्ड ट्रॉय विद हुम फाइनली डज शी मैरी। बोला ये गया कि अंत में जो बाथसेबा होती है वो किससे विवाह करती है? उपन्यास के अंत में बाथसेबा को सार्जेंट ट्रॉय से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी कर लेती है, लेकिन वह उसे छोड़ देता है। एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है बोल्डवुड, जो ट्रॉय की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और आखिर में बिल्कुल अंत में नॉवेल के ए जो होती है बाथसेबा, वो किससे शादी कर लेती है? तो गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर पे बोला गया है, इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरविज देयर इज अ हेड रूजर who sells his wife Susan to Newson for 5 guineas in a fair held in Baden Priors. Later he becomes the mayor, find him out. बोला ये गया उपन्यास जिसका नाम है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में एक घास काटने वाला होता है, हेड रूजर होता है, जो बेडन प्रायर में लगे मेले, एक मेला लगता है एक जगह पर, उस जगह का नाम होता है बेडन प्रायर्स। उसी मेले में अपनी पत्नी जिसका नाम होता है सुजैन को बेच देता है। एक व्यक्ति होता है, नाविक होता है जिसका नाम होता है न्यूसन, उसको 5 गिनी में बेच देता है। बाद में ये जो होता है वो क्या मेयर ऑफ कास्टरब्रिज भी बनता है, बाद में वह मेयर भी बन जाता है। आपको उसे पहचानना है तो माइकल हैंचर्ड ही होता है, ठीक है, जो अपनी पत्नी को न्यूसन के लिए बेचता है, और पत्नी का नाम माइकल हैंचर्ड की सुजन होता है, सुजैन कह सकते हो। 5 गिनी में न्यूसन के लिए बेच देता है। बाद में वो मेहनत कर शराब 21 सालों के लिए शराब पीना बंद कर देता है, और फिर मेहनत करके वो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बनता है। तो आपको यही पहचानना है कि वो कौन है, माइकल हैंचर्ड है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज लुसेटा टेम्पलमैन a Jersey girl comes to marry Henchard but marries his rival who is his rival in love and business। दोनों बातें कही गई हैं। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में लुसेटा टेम्पलमैन एक जर्सी लड़की होती है, हैंचर्ड से शादी करने आती है, लेकिन हैंचर्ड के जगह पर वो उसका एक प्रतिद्वंदी होता है, उससे शादी कर लेती है। प्यार और ये जो हैंचर्ड का प्रतिद्वंदी होता है वो दोनों तरीके से, प्यार में भी प्रतिद्वंदी होता है और बिजनेस में भी उसका प्रतिद्वंदी होता है। तो वो कौन है, उसका नाम आपको पहचानना है, वो कौन है, डोनाल्ड फारफ्रे। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ लोसेटा, लोसेटा की मृत्यु के बाद फार्फरे मैरिज, फार्फरे किससे शादी कर लेता है? तो एलिजाबेथ जैन से शादी कर लेता है। किससे शादी कर लेता है? एलिजाबेथ जैन से। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें यह कहा गया है कि द हीरो ऑफ द वुडलैंडर्स, द ट्रेडर ऑफ एप्पल एंड सिडार, लिव्स इन ब्लैकमोर वेल इन डॉर्सेट, ही इज बिथ्रोड टू ग्रेस मेलबेरी। ग्रेस मेलबेरी क्या है? एक लड़की का नाम है। हु रिजेक्ट्स हिम एंड मैरिज अ फैशनेबल डॉक्टर एड्रेड फिट्जप्रायर, व्हाट इज हिज नेम? जरा ध्यान से समझिए, द वुडलैंडर का हीरो है, सेब और देवदार का व्यापारी है, डॉर्सेट के ब्लैक मेयर बेल में रहता है। उसकी सगाई जो होती है एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ग्रेस मेलबेरी, उससे होती है, जो उसे ठुकरा देती है। और इसको ठुकराने के बाद में वो एक फैशनेबल डॉक्टर जिसका नाम होता है एड्रेड फिट्जपेयर, उससे शादी कर लेती है। उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन। अच्छा, जाइल्स विंटरबॉर्न। क्या नाम है? जाइल्स विंटरबॉर्न उसका नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन जरा देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 22 नंबर का क्वेश्चन है, द वेल्दी विडो इन द वुडलैंडर्स इज। द वुडलैंडर में एक अमीर विधवा कौन होती है? उसका नाम बताना है। तो फेलिस चारमोर होती है, सारमोर जिसे कहते हैं, फेलिस सारमोर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हुज डॉटर इज टेस, टेस किसकी पुत्री होती है? तो टेस किसकी बेटी दिखाई जाती है? जॉन डर्वेफील्ड की बेटी दिखाई जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन डर्वेफील्ड। अगला क्वेश्चन, हु सीड्यूसेस टेस, टेस को सीड्यूस कौन करता है? तो टेस को सीड्यूस करता है एलिक, और बाद में इसी एलिक का टेस क्या कर देती है? मर्डर कर देती है, क्योंकि ये इसको बहुत सताता है, बहुत प्रताड़ित करता है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर के क्वेश्चन है, टेस falls in love with Angel Clare, who wants to marry her, she wants to tell about the sin before marriage, what does she do? क्वेश्चन ये कहा गया है कि टेस को एंजल क्लेयर से प्यार हो जाता है, जो उससे शादी करना चाहता है। वह शादी से पहले अपने जो उसने पाप किए होते हैं, जो सिन किए होते हैं, जो गलतियां की हुई होती हैं, उनके बारे में बताना चाहती हैं। वह क्या करती है इन सब के लिए? अपनी गलतियों, पास्ट में की गई गलतियों को बताने के लिए वो क्या करती है? तो ये जो टेस होती है वो क्या करती है? एक लेटर लिखती है ऑफ कन्फेशन, जिसमें वो कन्फेस करती है अपने पापों को। ए ऑप्शन हो जाएगा, सी राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है? बोला गया है, टेस इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर एंड इज अल्टीमेटली सेंटेंस्ड टू डेथ, whom does she kill? बोला गया है, टेस को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और आखिरकार उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अच्छा, वो किसको मारती है? जिसके आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया, मौत की सजा सुनाई गई, तो किसी को तो मारा होगा, किसी का तो मर्डर किया होगा। तो हमने क्या बताया? वो एलिक को मर्डर कर देती है। सी। अगला, यही एलिक इसको सीड्यूस भी करता है। जस्टिस वाज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन एस साइलियन फ्रेज हैड एंडेड हिज। 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है कि जस्टिस वाज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन एस क्लीन फ्रेज हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। न्याय हुआ और एस क्लीन वाक्यांश में अमर लोगों के राष्ट्रपति ने, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स, जिसको गॉड के लिए बोला गया है, इस सिंबल के तौर पर इसको यूज किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अमर लोगों के राष्ट्रपति ने अपना खेल खत्म कर दिया। तो ये किसका वाक्य है? टेस द अबरवेल्स का स्टेटमेंट। ठीक है, उसकी मृत्यु पर बोला जाने वाला ये स्टेटमेंट है। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ज्यूड फाउले आ स्टोन मैसन। स्टोन मैसन कौन होते हैं? पत्थर काटने वाले, तोड़ने वाले होते हैं। बेसिस टू बी, जो एक ज्यूड फाउले होता है, एक पत्थर काटने वाला होता है, क्या बनना चाहता है आगे चल करके? वो एक स्कॉलर बनना चाहता है। ठीक है, एक विद्वान बनना चाहता है। अगला क्या है?
Jude falls in love with a woman of animal passion. Who is she? ज्यूड एक ऐसी औरत से प्यार हो जाता है जिसमें जानवरों जैसा जुनून है, एकदम एनिमल पैशन उसके अंदर पाई जाती है। हु इज सी? वो कौन है? तो अराबेला डॉन होती है। कौन होती है? अराबेला डॉन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला, सी। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 30 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, ज्योर्ड द ऑब्सक्योर हैड बीन अ वेरी कंट्रोवर्शियल नॉवेल, हार्डी गेव अप नॉवेल writing on account of hostile reception, finally he took shelter in. ज्योर्ड द ऑब्सक्योर एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवेल था, इनका विवादास्पद उपन्यास रहा था। हार्डी ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण उपन्यास लिखना छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि बहुत ज्यादा उनका हॉस्टाइल रिसेप्शन किया जा रहा है, तो इस कारण उन्होंने उपन्यासों को लिखना छोड़ दिया। और इसके बाद उन्होंने किन चीजों को लिखना शुरू किया, यानी कि उपन्यासों को लिखने के बाद उन्होंने किस ओर मूव किया, तो इसके बाद वो पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, टॉमस हार्डी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भी पोएट्री को लिख करके किया था और अंत भी पोएट्री लिख करके किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। बोला गया, इन अ नॉवेल ऑफ हार्डी, two rivals for the same woman return to England and find that they are traveling on the train that carries her coffin. Which novel is this? हार्डी के एक उपन्यास में एक ही महिला के लिए दो प्रतिद्वंदी, एक ही महिला से दो प्यार करने वाले प्रतिद्वंदी कह सकते हो, इंग्लैंड से लौटते हैं और पाते हैं कि वे उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं जिसमें उसकी यानी कि उस महिला का ताबूत भी रखा हुआ है। वह कौन सा उपन्यास है? तो ये एक आयरनी ही समझो। वो कौन सा? अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 32 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि एगडन हीथ बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंट एंड वेरिएबल एज अ ह्यूमन कैरेक्टर, इन विच नॉवेल डज इट अपीयर। एडगन हीथ कौन से नॉवेल में अपीयर होता है? सब जानते हैं रिटर्न ऑफ द नेटिव है, लेकिन जरा समझ लीजिए, एडगन हीथ संघर्ष का एक हिस्सा बन जाता है, एक मानवीय चरित्र की तरह शक्तिशाली और परिवर्तनशील। एक किस उपन्यास में दिखाई देता है? तो रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। 33 नंबर का क्वेश्चन है, हु रिटर्न्स टू एगडन हीथ एंड डिसाइड टू बिकम अ स्कूल मास्टर। कौन एडगन हीथ लौटता है और बाद में स्कूल मास्टर बनने का फैसला लेता है, फैसला करता है? तो वो क्लेम एब्राइट होता है। सी ऑप्शन, क्लेम एब्राइट यही होता है जो एडगन हीथ लौट आता है फॉरनर से, और इसके विदेश से एडगन हीथ आता है, यानी कि एक जगह है जैसे हम लोग कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाएं और पढ़ लिख करके खूब विद्वान हो जाएं, और विद्वान बनने के बाद जब हम अपने गांव वापस आए तो गांव में लोगों को बेहतर शिक्षा देना शुरू कर दें, स्कूल मास्टर बन जाएं। वैसे ही क्लेम एब्राइट का भी कैरेक्टर था। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि विश टू रेज द क्लास एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स रादर देन द इंडिविजुअल्स एट द एक्सपेंस ऑफ द क्लास। कियाजमश। बोला गया है कि वह व्यक्तियों की कीमत पर क्लास को, जो क्लास था उसका वर्ग था, सोसाइटी थी, उसको ऊपर उठाना चाहता था, ना कि सोसाइटी या क्लास की कीमत पर व्यक्तियों को। वह कौन है? तो क्लेम एब्राइट होता है, और ये कैरेक्टर रिटर्न ऑफ द नेटिव में दिखाया जाता है। डिगोरी वैन, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है इसका। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यूटेसिया बाई मैरिज क्लेम इन द होप दैट ही वुड टेक हर टू पेरिस, but her illusion is over when he decides to settle in the Egdon Heath. She seeks relief in the company of her former lover. This lover is the same man who marries Thomson Ebright. Who marries Thomson Ebright? Who is this man? ये आदमी कौन है? तो डेमन बाल्डीप होता है। वो कौन होता है? डेमन बाल्डीप। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए अच्छे से, क्या कहा गया है। यूटेसिया बाई क्लेम एब्राइट से इस उम्मीद में शादी करती है कि वह उसे पेरिस ले जाएगा, लेकिन वो पेरिस तो जाता नहीं, शहर वापस नहीं जाता है। वह एगडन हीथ में ही बसने का फैसला कर लेता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर एक स्कूल मास्टर बन जाऊंगा और बच्चों को शिक्षित करूंगा।
लेकिन उधर जो यूटेशिया बाई होती है उसका तो सपना पेरिस जाने का था और इसी लालच में इसने उससे शादी की थी और वो सपना इसका टूट जाता है, इसका ये भ्रम टूट जाता है। और वह इसके बाद वो क्या करती है कि ये अपने पुराना एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है डेमन वाइल्डी, उसके पास फिर से ये वापस आ जाती है। ठीक है, उसी के साथ सुकून ढूंढने लगती है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये प्रेमी वही आदमी है जो थॉमसन इब्राइड से शादी करता है, और ये आदमी कौन है? तो कौन है? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी वाइल्डी। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 36 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया हु वांट्स टू मैरी थॉमसन इन द नॉवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। जो नॉवेल हमारा है उपन्यास द रिटर्न ऑफ द नेटिव में थॉमसन से कौन शादी करना चाहता है? तो थॉमसन से कौन? डिगोरी बेन होता है, एक रिडल मैन कह सकते हो, वही इससे शादी करना चाहता था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 37 नंबर पे बोला गया है व्हाट डज डिप्रेस मी इन द साइट ऑफ सो मच पेन इन द वर्ल्ड, कांस्टेंट पेन हुज वर्ड आर दीज। जो चीज मुझे उदास करती है, हमेशा दुख देती है, वह वह है दुनिया में इतना ज्यादा दर्द, लगातार दर्द को देखना। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द क्या है? हार्डी के हैं। हार्डी एक्चुअली ये कहता है कि इस दुनिया में इतना दर्द भरा है और बहुत ज्यादा दर्द है, मैं लगातार इस दर्द को देखता हूं लोगों के अंदर, और जब मैं लोगों को बहुत ज्यादा दुखी होते हुए देखता हूं, इस दर्द को देखता हूं, तो ये चीज मुझको बहुत ज्यादा उदास कर देती है। ये शब्द किसके हैं? हार्डी के। 38 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हु ब्रिंग्स अ गोल्ड फिंच, सोने की चिड़िया है, गोल्ड फिंच एट द मैरिज टू एलिजाबेथ जैन इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। एक्चुअली होता क्या है, एक उपन्यास है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में एलिजाबेथ जैन की शादी में गोल्ड फिंच कौन लेकर के आता है? तो हैंचर्ड लाता है। ठीक है, हैंचर्ड, माइकल हैंचर्ड। ओ माफ करना, माइकल हैंचर्ड बोल दिया। नहीं ठीक है, माइकल हैंचर्ड ही है। कंफ्यूजन हो जाता है, माइकल हैंचर्ड। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, 39 नंबर पे। इन विच नॉवेल अ बॉय nicknamed Father Time hangs his little brothers and sisters in a grim effort to save them from hunger and his parents from constant anxiety। किस उपन्यास में लिटिल लिटिल फादर टाइम उपनाम वाला एक लड़का अपने छोटे भाइयों और बहनों को भूख से बचाने और अपने माता पिता को लगातार चिंता से बचाने के लिए एक भयानक ट्रेजेडी रच देता है, एक भयानक कोशिश में जो है अपने भाई बहनों को फांसी दे देता है। वो व्यक्ति कौन हो? सॉरी, क्या पूछा गया है? इन विच नॉवेल, कौन से नॉवेल में? तो कौन सा नॉवेल होता है? ज्यूड द ऑब्सक्योर होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सू इज मोर, सू जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाई जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा है, जरा समझ लेना है अच्छे से। पहले मैं पढ़ देता हूं। टू टेल विदाउट मीनिंग of words of a deadly war waged between flesh and spirit, and to point the tragedy of unfulfilled aims. I am not aware of any exception can be taken in the handling to which these lines appear in the preface of the first edition of। देखो बोला गया है कि बिना लाग लपेट के शरीर और आत्मा के बीच लड़े गए एक जानलेवा युद्ध के बारे में बताना और अधूरे लक्ष्यों की ट्रेजेडी को इंगित करना, इंडिकेट करना। मुझे नहीं लगता जिस तरह से इन पंक्तियों को पहले एडिशन, फर्स्ट एडिशन की प्रीफेस में, प्रस्तावना में पेश किया गया है, उस पर कोई आपत्ति की जा सकती है। तो ये प्रस्तावना किस की थी? ज्यूड द ऑब्सक्योर की प्रीफेस में। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। What has been immortalized by Hardy? हार्डी ने किसे अमर कर दिया? तो वेसेक्स। हार्डीज के नॉवेल की जो सेटिंग दिखाई जाती है वो क्या दिखाई जाती है? वेसेक्स दिखाई जाती है। वेसेक्स क्या होता है? बेसिकली साउथ वेस्ट इंग्लैंड का एक रीजन होता है जिसको वेसेक्स ने, सॉरी हार्डी ने वेसेक्स नाम दिया था। साउथ वेस्ट इंग्लैंड रीजन जो था, क्षेत्र था, उसको वेसेक्स बोला। अच्छा, कमेंट में आपको बताना है लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन से पोइट बहुत ज्यादा
जो है फेमस हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए। मालगुड़ी, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है, द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का आपको सब टाइटल बताना है। सब टाइटल क्या है, तो इसका सब टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सी ऑप्शन, ठीक है, एक चरित्रवान आदमी की कहानी। 44 नंबर क्वेश्चन में थ्री मैनर्स इन अपीयर्स इन, ठीक है, द थ्री मैरिनर्स इन, इनमें किस में दिखाई देती है, तो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में दिखाई देती है। यहीं से इसका जो है कैरियर होता है वो संवरने लगता है, ठीक है, ये कह सकते हो। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का क्या है, 45 नंबर पे बोला गया है एबेल वियटल, मिसेस गुड इनफ और जसुआ जूफ, ये छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, माइनर कैरेक्टर हैं, ये किस में दिखाए जाते हैं, तो ये दी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में दिखाए जाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 46 नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है, 46 नंबर पे बोला गया दी स्मिंगटन राइड इन अ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज ऑर्गेनाइज्ड टू, बोला गया अ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में स्मिंगटन राइड का आयोजन इसलिए किया जाता है जिससे कि डिफेम कर सकें लुसेटा और हैंचर्ड को। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। एक्चुअली उस समय होता क्या था इंग्लैंड में कि जब कोई भी व्यक्ति समाज में कोई बुरा काम करता या वैश्यावृत्ति करता जो समाज के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ होते, तो इन लोगों को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए इस तरीके की स्मिंगटन राइड का आयोजन किया जाता था, जिसमें लुसेटा और हैंचर्ड को बदनाम करने के लिए इस उपन्यास में दिखाया गया था मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में। दूसरा, ये भी हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो हम लोगों में से अगर कोई भी बुरा काम करता है और उस बुरे काम का जो पनिशमेंट ये समाज हमको देता है, कई जगह पर तुमने देखा होगा कुछ इस तरीके से पनिश किया जाता है कि उसके मुंह पर क्या करते हैं, कालिक ठोक देते हैं, सर का मुंडन कराकर गधे पर बिठा करके घुमाते हैं पूरे गांव में, यानी कि उसको पूरे तरीके से क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं। उसी तरीके से इंग्लैंड में भी क्या होता था, इस तरीके का आयोजन किया जाता था, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 47 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 47 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, दिस कमेंट ऑफ एलिजाबेथ शोज हार्डीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ व्हिच इज सर्टेनली। अच्छा क्वेश्चन है कि खुशी के दर्द के सामान्य नाटक में सिर्फ एक कभी कभार होने वाला एपिसोड है। हार्डी बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट थे, इसलिए उनका ये हमेशा विचार रहता था कि दुख हमेशा रहता है और खुशी कभी कभी जीवन में आती है, ठीक है, ऐसा वो मानते थे। तो उसी पर ये लाइनें लिखी गई हैं कि खुशी दर्द के सामान्य नाटक में सिर्फ एक कभी कभार होने वाला एपिसोड है। एलिजाबेथ की यह टिप्पणी हार्डी के जीवन दर्शन को दिखाती है, जो निश्चित रूप से कैसे हैं, वो निराशावाद को दिखाती हैं, यानी कि पेसिमिस्टिक। ए ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, अच्छे से समझना। उन्होंने बोला है हिज बेसेक्स इज द स्पेशल एनवायरनमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर्स whose development could not be understood without reference to it, whose comment is this, उनका बेसेक्स उनके किरदारों के लिए खास माहौल है जिनके विकास को इसके संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। एक किसकी टिप्पणी है, मतलब ये हुआ कि जब भी हार्डी नॉवेल लिखते थे और अगर हार्डीज के नॉवेल में बेसेक्स का जिक्र ना हो तो उनके कैरेक्टर्स को, उनके डेवलपमेंट को समझना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कमेंट करने वाले जेबी प्रेस्टले थे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जेबी प्रेस्टले। 49 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या है। 49 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है माई स्टार व्हाट्स टू ब्लेम नॉट आई इट इज अनआंसरेबल व्हिच लाइंस अपीयर। ये एक्चुअली हार्डी ने एक बस ड्रामा लिखा था द डायनास्ट, उसकी लाइनें हैं, ठीक है, मेरा सितारा दोस्त किसका है, मेरा नहीं। ये एक अनआंसर्ड अनउत्तरित एक नंबर था। कौन सी पंक्तियां का, तो हार्डी के डायनास्ट से ली गई, द डायनास्ट। 50 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 50 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है आई एम सो एक्सेप्शनल a woman as you suppose, few women like marriage than you suppose, only they enter into it for the dignity it is assumed to confer, who's uttered this। देखो ये कुछ पंक्तियां हैं, मैं उतनी असाधारण महिला हूं
जितनी आप समझते हैं, जितनी आप सोचते हैं, उतनी कम महिलाएं शादी पसंद करती हैं। वे इसमें सिर्फ उस गरिमा के लिए प्रवेश करती हैं जो इसे देने वाली मानी जाती हैं। ये कौन कहता है? तो ये कहने वाला कौन होता है? ज्यूडी ऑब्सक्योर में सू ब्राइड हेड कहती है शायद। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सू ब्राइड हेड इन ज्यूडी ऑब्सक्योर। 51 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 51 नंबर पे बोला गया है एन एलिजाबेथ इन ब्रेन एंड अ मैरी स्टुअर्ट इन स्पिरिट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ऑफ कोर्स इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड फार। बोला यह गया है कि दिमाग से तो वो एलिजाबेथ है और आत्मा से मैरी स्टुअर्ट। ये वाक्यांश फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में किसके लिए बोला गया था? तो किसके लिए बोला गया था? बाथ सेवा के लिए, जो बाथ सेवा एवर्डीन थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की, उसके लिए बोला गया है। अच्छा, इसमें चारों ऑप्शन थोड़ा समझने लायक है। लोसेटा कहां दिखाई जाती है? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। यूटेशिया बाई जो है कहां दिखाई जाती है? रिटर्न ऑफ द नेटिव में। और सू ब्राइड हेड कहां दिखाई जाती है? ज्यूड द ऑब्सक्योर में। 52 नंबर का क्वेश्चन समझो कौन सा है? 52 नंबर पे बोला गया है हार्डी कॉल्स एलिजाबेथ जैन दिस फ्लावर ऑफ नेचर हुज डॉटर इज एलिजाबेथ। हार्डी एलिजाबेथ जैन को प्रकृति का एक फूल कहते हैं। एलिजाबेथ किसकी बेटी है? तो एलिजाबेथ न्यू सेलर न्यूसन की बेटी दिखाई जाती है। ठीक है, सेलर न्यूसन। इसे माइकल हेंचर्ड की बेटी समझने की गलती नहीं कर देना, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो मर चुकी थी। ये जो बेटी है वो सेलर न्यूसन की होती है। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? Acton is not only the scene of the tale, it permeates the plot and determines the character. It is sentient, it feels, it suffers, it says. Whose comment is this about Acton Heath? Acton Heath न केवल एक कहानी का दृश्य है, ये एक कथानक में व्याप्त है, पात्रों में निर्धारित करता है। ये बिल्कुल सजीव, और जब आप इसको महसूस करोगे तो रियल महसूस होगा। ये दुख सहता है, ये बोलता है, बिल्कुल एकदम सजीवों की तरह कार्य करता है। एडगन हीथ के बारे में यह टिप्पणी किसने की? तो ये टिप्पणी करने वाले कौन थे? D.H. लॉरेंस थे। तो माफ करना, H.C. डफिन थे। ए ऑप्शन हो जाएगा H.C. डफिन। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर का। इसमें बोला गया एज फ्लाइज टू wanton boys so are we to the gods। अच्छा, ये लाइनें they kill us for their sport, ये लाइनें कहां से ली गई हैं इतना बता दो। अच्छा, शेक्सपियर के एक ट्रेजेडी से ली गई हैं। ठीक है, किंग लियर से। कंफर्म करना मुझे कि या क्या ये लाइनें किंग लियर से ही ली गई हैं? मुझे लग रहा है किंग लियर से ही ली गई हैं। किंग लियर में कहता है कि जैसे कोई शैतान बच्चा होता है वो अपने खेल के लिए मक्खियों को मार देता है, वैसे भगवान भी अपने आनंद के लिए, अपने खेल के लिए हम लोगों से खेलते हैं, हम लोगों को मार देते हैं। हार्डी यूज दीज लाइन्स ऑफ शेक्सपियर इन द प्रीफेस ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल। विच नॉवेल इज दिस? ये नॉवेल कौन सा है? बहुत प्यारी सी बात कह दी है। समझना, जैसे मक्खियां शरारती लड़कों के लिए होती हैं, वैसे ही हम देवताओं के लिए होते हैं। वे हमें अपने खेल के लिए, जैसे लड़के अपने खेल के लिए, जो शरारती लड़के होते हैं वो अपने खेल के लिए मक्खियों को मार देते हैं, वैसे ही जो देवता गॉड होते हैं हमारे, वो हमको मारते हैं। हार्डी ने शेक्सपियर के इन शब्दों का इस्तेमाल अपने एक इनका नॉवेल था उसके प्रेफेस, उसकी प्रस्तावना में, उसके प्रीफेस में किया था। एक कौन सा उपन्यास है जिसके प्रीफेस में ये लाइनें लिखी गई हैं? तो टेस ऑफ द अबरविल्स। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार बना लो। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 55 नंबर का क्वेश्चन है हार्डी हैज टेकन अ क्लू फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट फॉर द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स। विच नॉवेल इज दिस? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी ने अपने एक उपन्यास के शीर्षक के लिए शेक्सपियर के प्रसिद्ध कॉमेडी एज यू लाइक इट से एक संकेत लिया था। एज यू लाइक इट का एक गीत था अंडर द ग्रीनवुड ट्री करके, तो वहां से लाइनें उठाई थी। तो वहां से शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से इन लाइनों को उठा करके हार्डी ने क्या करा था? अपने उपन्यास का नाम रख दिया था। ठीक है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो ये ऑप्शन है
अंडर द ग्रीन बुक ट्री जो कि 1872 में आया था, ध्यान बनाए रखना, इससे पहले डिस्परेट रेमेडीज 1871 में आ चुका है, ठीक है। और 73 में आया था पेयर ऑफ ब्लू आई, 74 में आया था, लाइन से 71 72 73 74 ऐसे करके लाइन से याद कर लो। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 74 में, 71 में डिस्परेट रेमेडीज अंडर द ग्रीन बुक ट्री, 72 में पेयर ऑफ ब्लू आईज, 73 में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, 74 में, ऐसे करके। तो अंडर द ग्रीन बुक ट्री कहां से ली गई लाइनें हैं, ये कहां से उठाई गई ये शब्द है, एज यू लाइक इट से, और एज यू लाइक इट का ये एक सॉन्ग है, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, हार्डी वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय ग्रेज एलिजी दैट ही गेव द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल फ्रॉम वन ऑफ इट्स लाइन व्हिच नॉवेल। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हार्डी ने एक पोइम पढ़ी थी, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई थी, थॉमस ग्रे के द्वारा। इससे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए, इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने अपने एक नॉवेल का शीर्षक उनकी एक पंक्ति से उठा लिया, उसी कविता में से ले लिया, एलिजी में से ले लिया, ठीक है। कौन सा नॉवेल है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये जो शब्द है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से उठाए गए हैं, ठीक है, जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई। थॉमस एलिजी है, 1751 में ये पब्लिश हुई थी शायद। अगला, इमिनेंट बिल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एमिनेंट बिल किसकी विशेषताओं में से एक है, यानी कि ऐसा कौन राइटर है जो अपने नॉवेल्स में एमिनेंट बिल का प्रयोग करता था, यानी कि उनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषता ये रहती थी एमिनेंट बिल, तो हार्डी के नॉवेल्स की, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल एज। अगर हम बात करें एक फेमस ट्रेजेडी की, ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल है, वो क्या है, तो हार्डी का एक ड्रामा है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, अ ड्रामा बाय हार्डी। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड बेसेक्स पोएम्स आर पोएटिक कलेक्शन ऑफ। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट और बेसेक्स पोएम एक किसके काव्य संग्रह हैं, ये एक्चुअली पोएटिक कलेक्शंस हैं, लेकिन ये पोएटिक कलेक्शन, ये दोनों पोएटिक कलेक्शंस किसके हैं, पहला पोएटिक कलेक्शन का नाम है पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और दूसरे पोएटिक कलेक्शन का नाम है बेसेक्स पोएम्स। ये दोनों पोएटिक कलेक्शन किसके द्वारा लिखे गए, तो थॉमस हार्डी के द्वारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच इज एन एपिक ड्रामा बाय हार्डी। हार्डी के द्वारा एक एपिक ड्रामा भी लिखा गया था, वो कौन सा था, द डायनास्ट। कौन सा था दोस्तों, द डायनास्ट की बात करेंगे। डायनास्ट हार्डी के द्वारा लिखा गया एक एपिक ड्रामा था, जो कि वर्ष में लिखा गया था, ये कह सकते हो। और एक और चीज ध्यान बनाए रखना कि इसमें नेपोलियन वार को दिखाया गया था, 3 पार्ट्स, 1904, 1906 और 1908, और इसमें टोटल जो एक्ट थे वो 19 एक्ट थे और 130 सीन दिखाए गए थे, ठीक है। इसीलिए इस बैलून को 3 बैलून एपिक कहते हैं इसको, और ये 3 बैलून एपिक जो था वो एक क्लॉसेट ड्रामा के रूप में आया था, ठीक है। क्लॉसेट ड्रामा क्या होता है, ऐसा ड्रामा जो पढ़ने के लिए लिखा गया हो, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर के क्वेश्चन है, क्रॉस कैजुअलिटी एंड डांसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूज्ड इन। बोला गया है कि क्रॉस कैजुअलिटी और डांसिंग टाइम ये वाक्यांश हार्डी ने किसमें इस्तेमाल किए हैं, तो ये हार्डी ने हैप में इस्तेमाल किए हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ हार्डी डिड नॉट राइट। अपने जीवन के आखिरी 30 सालों में हार्डी ने क्या नहीं लिखा, तो उन्होंने नॉवेल्स को नहीं लिखा, क्योंकि इनका जो नॉवेल था जेव द ऑब्सक्योर, जो कि 1895 में आया था, ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इस नॉवेल में इन्होंने सेक्सुअलिटी को बहुत खुले मन से जो है डिस्कस किया था, जिसकी वजह से इसको एक अन्य नाम से भी इस नॉवेल को पुकारा गया था, जेव द ऑब्सी। तो जब ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए, तो उस आलोचना से बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि आज के बाद अब कभी भी हम नॉवेल्स नहीं लिखेंगे, और फिर इन्होंने पोइट्री को लिखना शुरू कर दिया। तो
वहीं से एक क्वेश्चन उठा है कि अपने जीवन के आखिरी 30 सालों में हार्डी ने क्या नहीं लिखा, नोबेल नहीं लिखे थे। 63 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 63 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है द डार्कलिंग थ्रस इज अ पोएम बाय हार्डी, इट्स ओरिजिनल टाइटल इज। द डार्कलिंग थ्रस हार्डी की एक कविता है, इसका आपको ओरिजिनल टाइटल बताना है। तो बाय द सेंचुरीज डेथ बेड 1900, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाय द सेंचुरीज डेथ बेड 1900, ये इसका ओरिजिनल टाइटल है, इसका द डार्कलिंग थ्रस का। 64 नंबर का क्वेश्चन है द डार्कलिंग थ्रस एंड हैप आर द पोएम्स ऑफ। डार्कलिंग थ्रस और हैप किसकी कविताएं हैं? तो ये दोनों कविताएं टॉमस हार्डी की। अगला क्वेश्चन, हार्डी चूज, हार्डी ने चुना द टाइटल अंडर द ग्रीन बुक ट्री फ्रॉम। प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि हार्डी ने अंडर द ग्रीन बुक ट्री शीर्षक कहां से चुना, कहां से लिया है? तो हम बता ही चुके हैं, एक सॉन्ग, एक गीत होता है शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट में गाया जाता है, तो विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से। 66 नंबर का क्वेश्चन है इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ हार्डी, इट इज सेट इन बेमाउथ इट इज। ये हार्डी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ये बेमाउथ में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। हम कौन से उपन्यास की बात कर रहे हैं? दी ट्रम्पेट मेजर की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रम्पेट मेजर। ठीक है, ट्रम्पेट मेजर ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन 67 पे है कि विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड टेस्ट ऑफ द अवरवेल्स। टेस्ट ऑफ द अवरवेल्स किस अखबार में प्रकाशित हुआ? तो ये द ग्राफिक्स में प्रकाशित हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ द अवरवेल्स कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश होता था? द ग्राफिक्स में। अगला, द ज्यूड इन ज्यूड द ऑब्सक्योर में जो सू होती है मैरिज, सू किससे शादी कर लेती है? ज्यूड द ऑब्सक्योर में किससे शादी करती है? मिस्टर फ्लोटसन नाम का एक व्यक्ति होता है, मिस्टर फ्लोटसन, उससे शादी करती है सू। 69 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? हु इज द सन ऑफ अराबेला एंड जूड। अराबेला और जूड का सन कौन दिखाया जाता है? तो सारो नाम का, सारो है, सारो नहीं, ये तो टेस का होता है, टेस और एलिक का कंफ्यूजन हो जाता है जब सारे वर्ग एक साथ आ जाते हैं, माफ कर दीजिए दोस्तों। सारो किसका होता है? टेस और एलिक। टेस का जो सिड्यूस करता है एलिक, उससे सारो नाम, उसके बच्चे का सारो नाम रखा जाता है। तो क्या होता है? लिटिल फादर टाइम, हाँ ए, लिटिल फादर टाइम। ए क्या करता है? अपने भाई और बहनों को फांसी दे देता है, खुद भी मर जाता है और भाई अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनको भी मार देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन, कंफ्यूज तो नहीं हो, 69 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? हार्डी द डायनास्ट अ ड्रामा ऑफ द नेपोलियनिक वार एज। ये अभी अभी हमने डिटेल से बताया था कि हार्डी का द डायनास्ट एक ड्रामा ऑफ द नेपोलियनिक वार्स क्या है? ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया एक क्लासिक ड्रामा है, ए ऑप्शन हो जाएगा अ क्लासिक ड्रामा इन हीरोइक कपलेट। 71 नंबर पे देखो क्या कहा गया है? हार्डी वाज मस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रिस्टन एंड इसोल्ट, इट रिजल्टेड इन हिज वर्स प्ले, नेम द प्ले। बोला गया है कि हार्डी ट्रिस्टन और आइसोल्ट से बहुत प्रभावित थे, दो लोगों से, ट्रिस्टन और आइसोल्ट। इसका नतीजा उनके वर्स प्ले के रूप में निकला। उस प्ले का नाम क्या था? द डायनास्ट। एक ही प्ले इन्होंने वर्स प्ले में लिखा है, द डायनास्ट। ठीक है, कौन सा? डायनास्ट। अब आपको यह बताना है डायनास्ट कब आया था, डायनास्ट कब आया था, आपको ये कमेंट के बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये 3 वॉल्यूम इपिक क्लासिक ड्रामा था, ध्यान बनाए रखना, जिसमें नेपोलियनिक वार को डिस्कस किया गया था। अब आपको ये कमेंट करके बताना ये आया कब। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 72 नंबर पे देखो, बोला गया है जस्टिस वाज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स। हमने क्या बताया? द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स एक सिंबल के रूप में यूज किया गया गॉड के लिए। ठीक है, तो
वेयर डज दिस लाइन अपियर, ये लाइन कहाँ अपियर होती है? टेस ऑफ द अबरवेल्स में, जब टेस को फांसी दी जाती है उस समय ये लाइन बोली जाती है। 73 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 73 नंबर पे बोला गया है लव इज अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। प्यार एक वास्तविक कमजोरी में एक संभावित ताकत है। प्यार एक वास्तविक कमजोरी में एक संभावित ताकत है। लव इज अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। जब हम कमजोर होते हैं तो प्यार ही हमारी शक्ति होता है। ठीक है, ये कहाँ बोला गया है? तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में बोला गया है। यही इनका एक ऐसा नॉवेल है जो पेसिमिस्टिक नहीं है, इसमें पेसिमिज्म के एलिमेंट नजर नहीं आते। डन बिकॉज वी आर टू मैनी, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। डन वी आर टू मैनी, डोंट डू एन इमोर्टल थिंग फॉर मोरल रीजन आर द पॉपुलर लाइन्स डेट अपीयर्स। ये भी ज्यूड द ऑब्सक्योर में आती हैं। कहा? ज्यूड द ऑब्सक्योर में। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसलिए किया क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं और नैतिक कारण से अनैतिक काम मत करो। देखो ये सत्य बात है, किसी भी नैतिक कार्य के लिए आप कोई अनैतिक काम मत करो। तुमको क्या लगता है कि कोई अनैतिक काम करके, ठीक है, तुम नैतिक काम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये जो दी ऑब्सक्योर की लाइनें हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द नेम ऑफ एलिक एंड टेस, एलिक और टेस के इलेजिटिमेट चाइल्ड इन टेस ऑफ द अबरविल्स, इसमें सारो होता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टेस ऑफ द अबरविल्स में एलिक और टेस से नाजायज बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम सारो रखा जाता है। 76 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 76 नंबर का क्वेश्चन है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ओरिजिनली अपीयर्ड अनोनिमसली एज अ मंथली सीरियल इन। जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है मूल रूप से एक मासिक धारावाहिक के रूप में गुमनाम, अनोनिमसली गुमनाम रूप से किस में प्रकाशित हुआ था? तो कौन, किस में? लंदन मैगजीन में। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अनोनिमसली किस में? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड अनोनिमसली किस में पब्लिश हुआ था? द लंदन मैगजीन में। 77 नंबर का क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ हार्डी इज, हार्डी का सबसे पहला नॉवेल कौन सा है? डिस्परेट रेमेडीज है, जो कि 1871 में आया था। अच्छा, इससे पहले भी इन्होंने एक नॉवेल लिखा था लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, एक नॉवेल इनका लिखा गया था लेकिन उसको पब्लिश नहीं कराया गया था। उस नॉवेल का नाम था द पुअर मैन एंड द लेडी करके। ठीक है, द पुअर मैन एंड द लेडी करके था, उसको इन्होंने पब्लिश नहीं कराया। ठीक है, तो पब्लिश नॉवेल पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? डी, डिस्परेट रेमेडीज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।